powered by ITIL. एक तीर निशाने पर न लगा होता तो हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और हो सकता था। बात है 16वीं शताब्दी की। हरियाणा के एक छोटे से गांव से आने वाला लड़का फौज में दाखिल होता है। साल बीतते हैं और एक रोज वो लड़का खुद को दिल्ली के तुगलकाबाद में खड़ा पाता है। उसके सामने था वो तख्त जिस पर बैठकर मुगल खुद को हिंदुस्तान का बादशाह कहते थे। लड़का तख्त पर काबिज होता है और खुद को नाम देता है विक्रमादित्य। 600 साल के इतिहास में यह पहला मौका था जब दिल्ली या आगरे के तख्त पर एक हिंदू शख्स बैठा था। हिंदुस्तान का इतिहास यहाँ से अलग करवट ले सकता था, लेकिन फिर एक तीर ने कहानी बदल दी। लगातार 22 लड़ाइयाँ जीतने वाला योद्धा एक मोमेंट की खराब किस्मत के चलते हार गया। ये कहानी है दिल्ली के तख्त पर काबिज होने वाले आखिरी हिंदू सम्राट हेमू विक्रमादित्य की। कौन थे हेमू? हरियाणा से आने वाला एक लड़का हिंदुस्तान का सम्राट कैसे बना और कैसे एक तीर ने इतिहास का रुख बदल दिया, जानेंगे कहानी आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शो शुरू करें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना सुन लीजिए। सेहत अड्डा दोबारा जमने वाला है। समय 11 बजे है, तारीख 29 अगस्त है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। बैक टू शो। हेमू की शुरुआती जिंदगी के बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। इतिहासकार बदायूनी के अनुसार हेमू की पैदाइश आज के हरियाणा में पड़ने वाले रेवाड़ी में हुई थी। साल था 1501। माना जाता है कि हेमू एक छोटे व्यापारी थे। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने तो बाकायदा उन्हें एक फेरी वाला बताया है जो रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचा करते थे। इस छोटी सी शुरुआत से हेमू हिंदुस्तान के तख्त तक कैसे पहुंचे? शेर शाह सूरी का नाम तो सुना होगा आपने। मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर शेर शाह सूरी ने सूरी वंश की शुरुआत की और इस वंश ने 1539 से 1555 तक हिंदुस्तान पर शासन किया। शेर शाह सूरी के दौर में हेमू उनकी फौज को गन पाउडर सप्लाई किया करते थे। शेर शाह के बाद सुल्तान बने इस्लाम शाह। इस्लाम शाह ने हेमू को शाही खरीद फरोख्त की पूरी जिम्मेदारी देकर शाही ओहदा दे दिया। सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हेमू सूरी साम्राज्य के वजीर बन गए। ये बात 1555 के आसपास की है। सूरी साम्राज्य अब बिखरने लगा था। सत्ता के 4 दावेदार बन चुके थे। हेमू ने इस दौरान आदिल शाह सूरी का साथ दिया और उनकी तरफ से विद्रोहियों के खिलाफ कई युद्ध किए। ऐसी 22 लड़ाइयों के बाद हेमू की ख्याति में इतना इजाफा हुआ कि वो एम्पायर के सबसे ताकतवर शख्स के रूप में उभरने लगे। हालांकि ठीक इसी समय मुगल बादशाह हुमायूं ने भी सूरी वंश की कमजोरी का फायदा उठाया और दिल्ली के तख्त को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। मुगल जब दिल्ली में दोबारा दाखिल हुए, हेमू बंगाल में थे। उन्होंने मौके का इंतजार किया और ठीक 1 साल बाद जब हुमायूं की मौत हुई, हेमू ने 50,000 की फौज लेकर बंगाल से दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। हेमू की फौज में 1000 हाथी हुआ करते थे। आगरा में जब उनकी फौज पहुंची, वहां के गवर्नर सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग निकले। हेमू का अगला पड़ाव दिल्ली था। दिल्ली के गवर्नर का नाम था टार्डी बेग खां। टार्डी बेग को जब हेमू के आने की खबर मिली, उसने अकबर से मदद मांगी। अकबर की उम्र इस समय सिर्फ 14 साल थी और वो जालंधर में थे। अकबर की छोटी उम्र के चलते असली ताकत सेनापति बैरम खान के हाथ में थी। बैरम खान ने टार्डी बेग की मदद के लिए एक्स्ट्रा फोर्सेस भेजने की बजाय उसे खुद हेमू से निपटने को कहा। इसके बाद 7 अक्टूबर 1556 के रोज़ तुगलकाबाद में टार्डी खां और हेमू की फौज के बीच एक लड़ाई हुई, जिसमें मुगल फौज को हराने के बाद दिल्ली और आगरा दोनों पर हेमू का कब्जा हो गया। ये दोनों नॉर्थ इंडिया के पावर सेंटर्स थे। इन पर कब्जा होने के बाद हेमू ने खुद को भारत का शासक घोषित कर विक्रमादित्य की उपाधि ले ली। उनके नाम के सिक्के गड़वाए गए और यहाँ से हेमू बन गए हेमचंद्र विक्रमादित्य। दिल्ली हाथ से निकल जाने की खबर अकबर को मिली। हालांकि उस समय उनकी उम्र काफी कम थी। फैसला बैरम खान को लेना था। दिल्ली का गवर्नर भागकर जब बैरम खान की शरण में पहुंचा, उसने सबके सामने टार्डी खां का सिर कलम कर दिया। ये संदेश था सबके लिए कि कोई जंग के मैदान से भागेगा नहीं। इसके बाद बैरम खान ने अली कुली खां को 10,000 रिसाला फौज के साथ पानीपत की तरफ भेजा। दूसरी तरफ से हेमू की फौज भी आई।
हेमू की फौज में 30,000 घुड़सवार और लगभग 500 से 1000 हाथी थे। पानीपत के मैदान में जब दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ, मुगल फौज ने पहली बार जंगी हाथी देखे। अकबरनामा में अबुल फजल लिखते हैं, मुगल फौज ने कभी इतने लंबे चौड़े हाथी नहीं देखे थे। हाथियों के चलते हेमू की फौज मुगल फौज से कहीं ताकतवर थी, लेकिन उनके पास युद्ध की एक खास रणनीति थी, जिसके बदौलत अकबर के दादा बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसका नाम था तुलुगमा। पानीपत के मैदान में हेमू और मुगल फौज के बीच हुई लड़ाई में मुगल सेना ने इसी रणनीति का इस्तेमाल किया। मुगल फौज को 3 हिस्सों में बांटा गया, लेफ्ट, राइट और सेंटर। लेफ्ट और राइट विंग को भी फॉरवर्ड और रियर डिवीजन में बांटा गया, यानी आगे और पीछे 2 हिस्से। सेंटर डिवीजन के आगे की पंक्ति वैनगार्ड में बैलगाड़ियां खड़ी थी, जिन्हें मजबूत रस्सी से आपस में बांधा गया ताकि हमला होने पर वो भाग न जाएं। बीच में सिर्फ इतनी जगह छोड़ी गई कि 2 घुड़सवार सैनिक एक साथ निकल सके। इस पंक्ति के पीछे तोपखाना लगाया गया, जो बैलगाड़ियों से सुरक्षित रहता। इसके अलावा बाएं और दाएं फ्लैंक पर माहिर तीरंदाज तैनात किए गए। मुगल सेना के सेंटर डिवीजन को मोहम्मद कासिम संभाल रहा था, लेफ्ट विंग को इस्कंदर खान और राइट विंग को अब्दुल्ला खान लीड कर रहा था। सबसे आगे की ओर एक खाई भी खोद कर रख दी गई थी ताकि हाथी पार न कर सके। वहां से 8 मील दूर अकबर और बेगम खां 8000 सैनिकों के साथ रुके हुए थे ताकि जरूरत पड़ने पर अचानक हमला कर सकें। दूसरी तरफ हेमू की सेना का फॉर्मेशन इससे बिल्कुल अलग था। सबसे आगे 500 हाथी तैनात थे। हेमू खुद एक हाथी पर बैठे हुए थे, जिसका नाम हवाई था। हेमू ने सिर पर कवच भी नहीं पहना हुआ था। हेमू की हाथी रेजिमेंट के पीछे 30,000 अफगान घुड़सवार तैनात थे। इनके पीछे पैदल सेना थी। जंग का बिगुल बजा तो हेमू ने हाथियों के सामने की बजाय दाएं और बाएं फ्लैंक की ओर दौड़ाया ताकि मुगल फौज को दोनों तरफ से घेर सके। जवाब में मुगल फौज ने तीरों की बारिश शुरू कर दी। साथ ही उनके घुड़सवार बर्छों से हाथियों पर हमला करने लगे। कुछ ही देर में जंग का मैदान लाशों से पट चुका था। हर तरफ धूल का गुबार था। ऐसे में हेमू ने अपने हाथियों को पूरी ताकत से आगे मार्च कराया। हाथियों के हमले से मुगल फौज में खलबली मच गई। उनका फॉर्मेशन टूट चुका था और घुड़सवार हाथियों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। हेमू की जीत निश्चित दिख रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि जंग की पूरी तस्वीर बदल गई। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार अपनी किताब द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल में लिखते हैं, पानीपत में एक दुर्घटना ने हेमू की जीत को हार में बदल दिया, वरना दिल्ली पर मुगलों की बजाय एक हिंदू राजवंश की नींव पड़ गई होती। हुआ यूं कि एक तीर कहीं से उड़ता हुआ आया और सीधे हाथी पर बैठे हुए हेमू की आंख में लगा। हेमू ने हालांकि इसके बाद भी लड़ना जारी रखा। तीर निकालकर उन्होंने एक रुमाल अपनी आंख में बांध लिया और जंग में जुटे रहे। हेमू के हाथी कहर बरपा रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में घाव ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हेमू बेहोश हो गए। ऐसे हाल में जब उनकी फौज ने देखा कि हौदा खाली है, उनका मनोबल जाता रहा। कमांडर के बिना फौज बिखरने लगी और मुगल फौज को अपर हैंड मिल गया। हेमू की सेना भाग खड़ी हुई। बेहोश हेमू को अकबर के पास ले जाया गया। इसके आगे क्या हुआ, इसको लेकर अलग अलग ब्यौरे मिलते हैं। फिरिश्ता के अनुसार अकबर ने अपनी तलवार से हेमू के सर को छुआ, हालांकि उसका कत्ल करने को वो राजी न हुए। अबुल फजल के अनुसार बैरम खान ने अकबर से कहा कि वो अपने हाथ से दुश्मन को सजा दे, लेकिन अकबर टस के मस नहीं हुए। उन्होंने कहा, इसके जिस्म में हरकत होती तो मैं उसे सजा देता, लेकिन ये तो पहले ही मर चुका है। इसके बाद बैरम खान ने अपनी तलवार उठाई और हेमू का सिर कलम कर दिया। हेमू के कटे हुए सिर को दिल्ली के पुराने किला के गेट पर लटका दिया गया। हेमू की कहानी यहीं पर खत्म हो गई। वे चंद महीनों के लिए ही हिंदुस्तान के सम्राट रह पाए, लेकिन युद्ध के मैदान में उनका लोहा तमाम इतिहासकार मानते हैं। बाकायदा अबुल फजल ने भी उनकी तारीफ करते हुए लिखा है कि अकबर को हेमू को माफ़ कर अपने साथ में मिला लेना चाहिए था, क्योंकि वो एक बेजोड़ प्रशासक थे। यूँ होता तो क्या होता जैसे कयास लगाने से ज़्यादा फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर किस्मत ने साथ दिया होता तो हेमू भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय शुरू कर सकते थे। इसी के साथ तारीख का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। ये लिखा था मेरे साथी कमल ने। आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। पेट दर्द हुआ, गूगल बोला हो सकता है ये कैंसर है। सिर दर्द हुआ तो रील बोली,
पक्का ये डिप्रेशन है। सच है क्या? बात है सेहत की तो भरोसा कीजिए भरोसेमंद लोगों पर। आपको इंटरनेट के नीम हकीमों से बचाने, सच्ची बात बताने एक बार फिर दिल्ली में जम रहा है सेहत अड्डा। होंगे डॉक्टर्स, होंगे एक्सपर्ट्स और होगी सेहत की बातें तमाम। हंसी है सबसे बड़ी दवा, इसलिए आपको हंसाने का भी है इंतजाम। कार्यक्रम शुरू होगा 29 अगस्त सुबह 11 बजे से। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर क्लिक कीजिए और रहिए हेल्दी। सेंसोडेंट के प्रेजेंस सेहत अड्डा, co-powered by USG, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.